नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 24 का चौसर में सवाल, पांचवी पास कौन? क्योंकि 2024 के पांचवें दौर का मतदान खत्म हो चुका है। देश की 49 लोकसभा सीटों पर 695 उम्मीदवारों की किस्मत, राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन पांचवें दौर के चुनाव ने यह तय कर दिया कि जो भी इस राउंड में लीड लेगा, जीत उसी की होगी। हालांकि इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, लेकिन कई सीटों पर मामला त्रिकोणी भी नजर आ रहा है। ऐसे में यूपी से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक में एनडीए के रास्ते पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा कठिन, ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में पूरा सियासी समीकरण बदला बदला सा है। लेकिन सवाल यही, आखिर कौन सा वोटर किसके पाले में गया और किसके पाले से छिटका है? आज देखिए पांचवी पास कौन। किशोरीलाल शर्मा जी की स्थिति ज्यादा अच्छी लग रही है। युवाओं के मुद्दे पे 100 में 10 नंबर भी नहीं दिए जा सकते हैं। स्मृति ईरानी हारी तब भी विकास की और जीतने के बाद भी विकास की। तो लड़ाई है क्या बीजेपी और कांग्रेस में? हाँ, टक्कर तगड़ी है। मेरे हिसाब से तो कमल को ही जीतना चाहिए। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। रायबरेली में कमल खिलने जा रहा बहुत अंतराल से। जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो बहुत चीजें बदल जाती हैं। बिहार में हम लोग कहीं इसमें कोई संदेह नहीं, 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं। हाजीपुर का बेटा हाजीपुर का ही एमपी होगा। बिहार की जनता ने उनको इस बार रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। अमेठी को चुनाव का तो कमल का फूल है सब। पांचवा चरण, 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 49 लोकसभा की सीटें, 695 उम्मीदवार। ये वो सीटें हैं जो 2024 में पार्टियों के जीत की दशा और दिशा तय करेंगी। यहां से तय होगा कि 24 के चुनावी चौसर से दिल्ली दरबार का रास्ता कौन तय करेगा। जनता जनार्दन ने मतदान के बाद 49 सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। गांव से लेकर शहरों तक में लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। देश के 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पांचवें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में से 2024 का चुनाव अलग है। यूपी में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरी, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2-2 धड़ों में बटी हुई। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार इस बार बीजेपी खेमे के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा। इसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ है, तो लेफ्ट और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पांचवें चरण में यूपी के 3 हॉट सीट भी शामिल हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, और वो हैं अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज। इन तीनों सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर है। हालांकि अब इन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी, लेकिन ये 3 सीटें यूपी में पार्टियों के सियासी रुख का फैसला करेंगी। हालांकि अमेठी में स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। साफ कह रही हैं कि अमेठी की जनता उनके साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस के केएल शर्मा का मानना है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और इस बार वो भारी बहुमत से जीतकर संसद तक पहुंचेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनता, ठीक है 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या 5वें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। शर्मा के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो दोनों क्षेत्रों यानी रायबरेली और अमेठी में काम करते हैं और एक जाना पहचाना नाम है। लोगों के काम आते रहें। अब मतदाता उनके कितने काम आते हैं, इस चुनाव में इसकी भी परीक्षा होगी।
वही अमेठी की जनता के मन में क्या है, वो क्या सोचती है, न्यूज 24 की टीम ने आम लोगों की राय जाननी चाहिए तो लोगों के अलग अलग विचार नजर आए। अमेठी की जनता के दिल दिमाग में इस बार क्या है? इस बार मुकाबला कांटे का है। किशोरी लाल शर्मा जी की स्थिति ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों तरफ हैं लोग। पब्लिक जो है कांग्रेस को भी राजीव जी की वजह से यहाँ बहुत वो इमोशनल है थोड़ा, तो इसलिए। युवाओं का मुद्दा इस इलेक्शन में क्या है? युवा जो जिस हिसाब से मोदी जी का जो एक विजन था 2014 में, जो इन्होंने युवाओं को एक अच्छे दिन और एक मतलब बेहतर नौकरियां और एक बेहतर भविष्य दिखाए थे, उस पर मतलब कि अगर 100 में 10 नंबर भी इनको नहीं दिए जा सकते हैं। युवाओं के मुद्दे पे 100 में 10 नंबर भी नहीं दिए जा सकते हैं। क्या है आपके दिमाग में मुद्दा? विकास का मुद्दा है। विकास कौन वाला? विकास दिख रहा है बीजेपी। क्या माहौल है अमेठी का? माहौल यहाँ पे सब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। 3 बार परिवर्तन बोल रहे? 3 बार का हमें लंबा परिवर्तन। एक बार बोले तो छोटा परिवर्तन, 3 बोल वालेंगे तो लंबा परिवर्तन। मार्जिन रहेगा खासा अच्छा है। भाजपा को दिया जाएगा। कौन वजह से? भाजपा को दे दे। कौन वजह से? अरे भाई, अब जिसको देना तो हमें वोट है ही, चाहे जिसको दे दें। अरे तो कोई वजह भी तो है। वजह कुछ नहीं है। मोदी जी का काम। हाँ, स्मृति ईरानी नहीं। उधर रायबरेली में भी 5वें चरण में मतदान हुआ, जहां इस बार मुकाबला राहुल गांधी बनाम दिनेश प्रताप सिंह के बीच है। दिनेश प्रताप सिंह ने केंद्रीय विद्यालय गोरा बाजार के एक बूथ पर अपना वोट डाला। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भले ही कांग्रेस को जनता यहां से जिताती रही है, लेकिन गांधी परिवार ने लोगों का भरोसा तोड़ा है और चुनाव जीतने के बाद यहां की जनता की कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में इस बार जनता उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली में चुनाव में, आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ सेवाएं हैं और एक तरफ धोखा है। एक तरफ मोदी जी की सेवाएं हैं, दिनेश सिंह की गांव में सेवाएं हैं, और एक तरफ धोखा है। 2014 में आई, वोट लेके चली गई, पूरे 5 साल नहीं है। 2019 के बाद 2024 में आई तो केवल अपने बेटे के समर्थन में आई, उसको वोट मांगने आई, जो भी करने आई। लेकिन इतने सालों धोखा खाने के बाद रायबरेली अब भरोसा नहीं कर रही है कि ये नकली गांधी हमारा कभी काम कर पाएंगे, हमारी कभी सेवा कर पाएंगे। आप जीत लेके आश्वस्त हैं? 100%। उधर रायबरेली में चुनाव के दौरान राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के चुरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राहुल गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस बार राहुल गांधी के ऊपर गांधी परिवार की विरासत को बचाने का जिम्मा है, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत रही है। ऐसे में सीट को जीतना अब राहुल गांधी के लिए साख का सवाल बन गया है। इस बार रायबरेली में क्या चुनावी मुद्दे हैं? विकास, बेरोजगारी, महंगाई, BA MA पढ़े बच्चे, सुंदर लड़के वो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, नौकरी नहीं है। कहाँ गए नौकरियाँ? यही मुद्दे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी, महंगा। हाँ, अच्छा, बेरोजगारी। मुझे बताइए कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सोनिया गांधी चुनाव यहाँ से जीती थी, तो लड़ाई है क्या बीजेपी और कांग्रेस में? हाँ, टक्कर तगड़ी है। मेरे हिसाब से तो कमल को ही जीतना चाहिए, बाकी अब लोगों की सोच को तो हम नहीं बता सकते। मुद्दा क्या है? मुद्दा सभी विकास चाह रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो इस समय नौजवानों में बेरोजगारी जो चल रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि जब से अभी मोदी सरकार ने वैसे तो बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी युवाओं के लिए जो मेन क्या कहते हैं ये बेरोजगारी जो है, उसके लिए अभी उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं निकली है तब से। क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली में? सुरक्षा और बेरोजगारी जी, आंतरिक सुरक्षा और वायु सुरक्षा। यूपी की तीसरी सबसे हॉट सीट में से एक है कैसरगंज। कैसरगंज में भी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस बार बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी के टिकट पर भगत राम मिश्रा चुनावी मैदान में है। यानी एक के पिता वर्तमान सांसद हैं, तो वहीं दूसरे के भाई पूर्व में सांसद रह चुके। ऐसे में कैसरगंज में लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। इस बार तो कैसरगंज की जनता उनको डबल वोटों से जिता रही है। अब जीतने के बाद वो जैसा कर्म करेंगे वैसा उनके सामने आएगा। हमारे कैसरगंज लोकसभा में जो भी विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी जमानतें जब्त होंगी। यूपी की सियासी पिच पर 5वें चरण के मतदान के साथ ही अब किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, यह जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो आज 5वें दौर का मतदान खत्म होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की हो चली है। जिन दिग्गजों की किस्मत 5वें दौर में दांव पर थी, साथ ही दिग्गजों के लिए आखिर क्या क्या चुनौतियां इस चुनाव में मुश्किल
खड़ी कर रही है। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी की, जहां पर मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी जो कि मौजूदा सांसद हैं और कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा के बीच में है। अब इसमें आप समझिए कि वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं किशोरीलाल शर्मा, केएल शर्मा। हालांकि 2019 में राहुल गांधी को हरा चुकी है स्मृति ईरानी, लेकिन इस सब के बीच स्थानीय नेताओं के तौर पर अच्छी छवि है, करीब 40 सालों से एक्टिव है। अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी केएल शर्मा। स्मृति ईरानी को जो मजबूती देता है वो ये कि अपने काम को लेकर वो जीत की उम्मीद जता रही है कि 5 साल में उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं गांधी परिवार के कोर वोट बैंक से उम्मीद किशोरीलाल शर्मा को, लगातार वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे और प्रियंका गांधी भी लगातार रायबरेली के साथ साथ अमेठी की भी कमान उन्होंने संभाली हुई थी। प्रियंका गांधी खुद उनके लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार में जुटी रही केएल शर्मा के खिलाफ। लेकिन अब रायबरेली की बात करेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी वहां पर सांसद रही, 2004 में पहली बार वो जीती थी। इस बार राहुल गांधी वहां पर आ गए हैं और उनका मुकाबला है दिनेश प्रताप सिंह से। एक जमाने में ये भी कांग्रेसी थे, फिलहाल जो यूपी सरकार है उसमें मंत्री भी हैं दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी दरअसल गांधी परिवार का फायदा इन्हें मिल सकता है, यही बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लेवल पर अच्छी पकड़ दिनेश प्रताप सिंह की बताई जा रही है। स्थानीय हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के जीत का अंतर कम हुआ है, अगर कुछ मुश्किल हो सकती है तो वो, क्योंकि इससे पहले जो जीत का मार्जिन रहा था सोनिया गांधी के, वो लगातार 2 लाख या 3 लाख प्लस में रहा था। लेकिन 2019 का चुनाव जो है वो 1,67,000 वोटों से जीती थी और उस बार भी जो दिनेश प्रताप सिंह उनके खिलाफ लड़े थे 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ, तो बीजेपी का ग्राफ वहां पर लगातार बढ़ रहा है रायबरेली में। अब राहुल गांधी के सामने यह बड़ा चुनौती। इस सब के बीच कैसरगंज की बात कर लेते हैं, तीसरी हाई प्रोफाइल सीट। मौजूदा सांसद हैं वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कैसरगंज में पूर्व सांसद के भाई भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अब इनके फेवर में क्या चीजें जा सकती हैं और क्या नुकसान हो सकता है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह से आरोप लगे हैं उससे नुकसान की आशंका है। महिला खिलाड़ियों के साथ केस भी चल रहा है कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ इलाके में जमीनी नेता की छवि है भगत राम मिश्रा की, इनके भाई सांसद भी रह चुके हैं, तो वो ये चीज इनके फेवर में यहां पर जा सकती है। तो ये दरअसल इन तीनों सीटों का, अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज का फैक्ट है। ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासी रसूख का असर यही था कि पार्टी चाहकर भी उनका टिकट नहीं काट पाई और इसीलिए उनके बेटे को करण भूषण सिंह को टिकट देकर नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। अब यह चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी साख का सवाल बन चुका है। आगे उनका सियासी भविष्य यही नतीजा तय करेगा। एक तरफ यूपी तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर भी मतदाताओं ने नेताओं की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। बिहार के हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में मतदान संपन्न हो गया। इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की किस्मत कैद हो गई, तो वहीं लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में ईवीएम में कैद हो गया। मुजफ्फरपुर को छोड़ दें तो बाकी 4 सीटों पर नए प्रत्याशी पुराने योद्धाओं को टक्कर दे रहे हैं। हाजीपुर से इस बार पहली बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव उनके लिए राजनीतिक और भावनात्मक दोनों रूप से काफी अहम है। ये पहला मौका है जब रामविलास पासवान की गैरहाजिरी में न केवल वो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि अपने पिता के विरासत को भी बचाने में जुट गए। चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम के साथ है। हालांकि चिराग अपनी जीत को पक्का बता रहे हैं। पूरे प्रदेश में, देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों का लोग मजबूती से समर्थन कर रहे हैं और बिहार में हम लोग कहीं इसमें कोई संदेह नहीं, 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव कर रहे हैं आज के दिन में कि हम 300 सीट से ज़्यादा इंडिया गठबंधन इस पर लड़ रहा है। हाँ, तो उनके 2013 के भी निकाल लीजिए बयान और 2014 के, 2019 के भी निकाल लीजिए, इस वक्त भी यही बातें बोलते थे। एक ही बात को रिपीट करते 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 पता नहीं लोग थकते क्यों नहीं। हालांकि हाजीपुर की जनता क्या सोचती है ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो इस पर हाजीपुर के मतदाताओं के मूड में क्या है, मुद्दा क्या है? सर, विकास मतलब चेंजेस जो पहले से चलता आ रहा है उसको चेंज करे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चेंज होना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में चेंज होना चाहिए, तो वही नया बिहार बनाने का।
मुद्दा मेरा यही है कि मेरा बिहार डेवलप करे। विकास अभी तक हुआ नहीं है हाजीपुर में। जब तक रामविलास थे तब तक विकास हुआ, उसके बाद विकास हुआ नहीं। उसी मुद्दे पे हम लोग देने आए हैं। चाहिए क्या बिहार में? ग्रो हो, विकास हो बिहार में, पढ़ा लिखा नेता चाहिए बिहार में, ताकि यूथ आएगा, नया आएगा, आगे बढ़ाएगा देश को, बिहार को। उधर हाजीपुर के अलग सारण में भी मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट से ही लालू पहली बार सांसद बने थे। वो 4 बार इस सीट से सांसद रहे, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां बीजेपी जीतती आ रही। हालांकि रोहिणी ने कहा कि इस बार सारण की जनता ने लालटेन जलाने की ठान ली है। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है कि भैया रोजगार मुद्दे की बात करो, रोजगार देने की बात करो, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने का बात करो। परिवार को जितना गाली देना दीजिए, लेकिन कम से कम भारत की जनता, बिहार की जनता को आपने जो किया हुआ वादा किया था 10 साल पहले, उसको पूरा तो किया नहीं, उसका हिसाब आकर के दीजिए। इस बार हमारे युवा भाइयों की जीत होगी, महिलाओं की जीत होगी, अपने हक अधिकार की लड़ाई की जीत होगी। और प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट, मास रेपिस्ट की इस बार करारी हार होगी। जो उनके साथ खड़े हैं उनकी करारी हार होगी। रोहिणी का मुकाबला यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी से। रूढ़ी इस सीट से 2014 लोकसभा चुनाव से जीतते आ रहे हैं। रूढ़ी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को इस सीट से हराया था, जबकि साल 2014 में राबड़ी देवी इस सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी से हार गई थी। वहीं मतदान के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि सारण की जनता उन्हें जिताकर मोदी जी का हाथ मजबूत करने जा रही है।